हम चर्चा कर लेते हैं कि एक तो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपनी ओर से सोच के कुछ चर्चा कर लेंगे, और जो प्रश्न है जो अस्पष्ट है उसको यदि हम सामने रख देंगे तो हमारी थोड़ी गति बनेगी, नहीं तो गति बनने में मतलब थोड़ा कष्ट ही है ना? तो एक निवेदन तो ये है। और बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कोई भी आप पुस्तक खोलेंगे इसमें हर जगह श्रम गति परिणाम दिख जाएगा, पर उसको यदि हम व्याख्या करेंगे तो एक सत्र चला जाएगा। या वैसे ही संबंध है, मूल्य है, हर जगह अपने अपने ढंग से लिखा है और ये भी हर पेज में आएगा, तो उसको हम खोलेंगे तो फिर हम वापस वहीं चले जाएंगे जो पहला वाला शिविर है, जिसको हम परिचय शिविर कहते हैं, तो फिर हम इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हम मान लेंगे कि सब लोगों ने उसको पढ़ लिया है, उसमें उनको मतलब वो समझ में आ गया है, और उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत आगे का जरूरत है उसके लिए हम कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि प्रश्न लिखित में आ जाएं, जो 3 ग्रुप बना रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि साथ में पढ़ लें या पहले पढ़ लें, और 3 ग्रुप में जो प्रश्न एक बार चर्चा करके जो आ जाएंगे वो यदि यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी गति थोड़ी बढ़ पाएगी। वो हम ऐसा कर सकते हैं, दोपहर में चर्चा के बाद वो ग्रुप में डाल देंगे प्रश्न। हाँ तो हाँ आपके लिए भी उपलब्ध होंगे और सबके लिए हाँ। उपलब्ध हो जाएंगे। तो और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बार जो कहना है मैंने कह दिया है, इसका जो एक बैकग्राउंड बनने के लिए 2 दिनों में, जैसे स्थिति पूर्ण है, स्थितिशील है, ये सब चीज़ें आगे क्रम से हम बढ़ेंगे तो श्रम गति परिणाम है, वस्तु है, ये परिभाषाएं हैं जो लगभग सारी पुस्तकों में आपको शुरू के 1-2 चैप्टरों में मिलेगा। अर्थशास्त्र में भी यही मिलेगा, समाजशास्त्र में भी यही मिलेगा, मनोविज्ञान में भी यही मिलेगा। है ना, परमाणु की रचना क्या है, भैया कल रीडिंग के लिए भैया पुरानी बुक में 23 नंबर पे थे भैया। हाँ पुरानी 28 तक दिया था भैया, मानवता का स्वरूप वहाँ तक मानवता। तो बताइए कहाँ से हम शुरू करें। जी, इसमें 128 तक पेज पढ़ रहे हैं वैसे, तो इसके अंदर 2-3-4 चीज़ें आई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई है वो जानने की चीज़ आई है, वस्तु को जानना या इकाई को, जो अरूपी चीज़ है इकाई के अंदर उसको जानने के बाद लेकिन उसका एक टेबल बन जाए ऐसा कि जिसके अंदर में जड़ चेतन भौतिक और रासायनिक क्रिया के अंदर में जानने की चीज़ क्या है, और एक जीवन के अंदर में केवल जो अरूपात्मक जीवन है उसके अंदर में जानने की चीज़ क्या है, और मानव के अंदर में दोनों के कम्बिनेशन के अंदर में जानने की चीज़ क्या है। तो इस तरह से ये मतलब कि कहाँ कहाँ वो बिंदु हैं जो जानने की चीज़ें। शुरू करें। तो जैसे व्यापक वस्तु है जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, पारदर्शी, पारगामी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो जो भी वस्तुएं हैं वो निरंतर हैं, बदलती नहीं हैं, उनको जानना कहेंगे, वो जानने की कैटेगरी में आएंगे। जो निरंतर चीजें हैं उन्हीं को आप जानेंगे, उन्हीं को मैं जानूंगा, उन्हीं को पूरी दुनिया जानेगी।
इसको दूसरी भाषा में हम कहेंगे सार्वभौम होना, सब जगह पर वो एक जैसा होगा। सार्वकालिक होगा। जैसे न्याय है, भारत का न्याय अलग, पाकिस्तान का न्याय अलग, या बांग्लादेश का न्याय अलग और अमेरिका का न्याय अलग, ये नहीं होगा, फिर वो जनाया नहीं। तो सब जगह सार्वभौम, सब जगह एक जैसा होना। सार्वकालिक, 1000 साल पहले जो न्याय था वो आज भी वही न्याय रहेगा, और 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ साल बाद भी वही चीज न्याय रहेगी। तो सार्वकालिक चीज के रूप में उसको समझ पाना, जिसको मोटी भाषा में बोल रहे हैं देश कालाबाद। देश और काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस रूप में किसी चीज को जान लेना, उस चीज को, उस रूप में किसी चीज को समझ लेना। तो जो चीजें निरंतर हैं वही चीजें फिर सार्वभौम और सार्वकालिक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये इसका आधार है। जीने में आ जाए, ऐसा न्याय बोल रहे हैं जिसको कोई आदमी जी ही नहीं पाए, वो कैसे न्याय होगा? फिर वो मिलेगा ही नहीं। समझा सके या समझ सके और समझा सके। क्यों? मानव संस्कार अनुसंगी है, तो समझ के समझाना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जैसे आप गाय के बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए, उसको जो घास खाना है वही खाएगी और वो बच जाएगी। बिल्ली के बच्चे को छोड़ दीजिए, वही खाएगी, बच जाएगी। आदमी का बच्चा मर जाएगा। वो अपना भोजन के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसको पहले दिन से ही कोई किसी को मान के वो स्टार्ट करेगा, उसमें प्रवृत्ति ही है, वो कॉपी करेगा, अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा। ये मानव में विशेष है। और दूसरा करने गया तो मर जाएगा, वो कोई मौका नहीं है, मर के ही रहेगा वो। तो इसलिए समझ और समझा सके भी एक क्राइटेरिया है। इन चारों क्राइटेरिया में जिन चीजों को जांच पाएंगे वो जानने में आएगा। बहुत मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं ये। सार्वभौम और सार्वभौमिकता सेम है, यूनिवर्सल जिसको कहते हैं। हमने मान लिया कि यूनिवर्स माने कंप्लीट, उससे भी बड़ा हो सकता है ना? अब तो उससे भी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर सब जगह एक जैसा हो, सार्वभौम। सभी भूमि है, पर जहां भूमि नहीं है वहां भी है वो। ठीक है, तो ये भाषा बना हुआ है, भाषा से हमको मीनिंग लेना पड़ता है। सार्वभौम, सार्वकालिक। अभी आप यदि लिंग्विस्टिक को पढ़ने जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि न्याय शब्द 2000 साल पहले इस अर्थ में लिया जाता था, 1500 साल पहले न्याय शब्द से ये मीनिंग लिया जाता था, 1000 साल पहले या इस काल में न्याय शब्द से ये मीनिंग लिया जाता था। शब्द वही है, शब्द नहीं बदल रहे हैं। ये जो पूरे शब्द हैं ये सब वेद से लिए गए पूरे। जैसे मन हम कह रहे हैं, मन कहां से आया? मन संस्कृत भाषा का एक शब्द है, वो वेद में मिलेगा। वेद को सबसे पुराना अभी लिटरेचर माना जा रहा है, उससे पुराना अभी मिला नहीं है। जिस दिन मिलेगा उस दिन बदल जाएगा। तो मन उसी से है, विचार वहीं से है, इच्छा वहीं से है, शरीर वहीं से, सारी चीजें वहीं से आई हुई है। ये हमारे देश की बात है कि पूरे अभी तक पूरे दुनिया में ही माना जा रहा है, वेद ही सबसे पुराना ऐसा माना जा रहा है। कब कल बदल भी सकता है, मैंने उसके अभी तक तो यही। तो ये इसका प्रक्रिया ऐसा है। तो शब्द से वही शब्द है, उसके अर्थ बार बार बदल रहे हैं। न्याय शब्द का ही अर्थ पिछले 2-2.5 हजार सालों में देखेंगे तो अर्थ बदल रहा है। तो लिंग्विस्टिक एक शाखा है जो भाषा का अध्ययन करती है, वो ये अर्थ निकालती कि उस समय क्या अर्थ था, अभी क्या अर्थ है, अभी करेगा ऐसा करके। तो शब्द तो वही है, अर्थ बदल जा रहे हैं। अर्थ बदल रहे माने उस समय जो लोग रहते हैं उनके मन में, विचार में, इच्छा में वो क्या बना है।
तो ये अर्थ सार्वभौम और सार्वकालिक होना है। शब्द तो बना हुआ 2000 या 10,000 साल से या 2 लाख साल से, लेकिन उसके अर्थ बदल जा रहे हैं। तो हम सार्वभौमिक और सार्वकालिक अर्थ में आए नहीं, इसीलिए हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। अभी मानव जाति ही नहीं पहुंची। कोई 1-2 आदमी कभी पहुंचे भी होंगे, उसको लोगों ने सुना ही नहीं होगा। 1-2 आदमी पहुंचने को अपन नहीं मान रहे हैं कोई बड़ी चीज, मानव परंपरा में वो नहीं आया। तो सार्वभौम रूप से उसका अर्थ अभी स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं है सार्वकालिक रूप से, और जीने में आए, समझाने में आए, ये भी नहीं आ रही है। तो ये इस हेडिंग में सब चीज को जानना कहेंगे। स्टार्ट करूंगा, मान लीजिए मैंने कर लिया, तो जो आदमी, जैसे मध्य दर्शन में लिखा है कि अमानव को भी ब्रह्म भासता है, माने जिसको कुछ भी नहीं पता है, पूरी तरह भ्रमित है, उसको भी कोई चीज भास गया है। तो भासना जानने का बहुत प्रारंभिक स्टेज मान सकते हैं। तो अब ये जानना एक दिन में, किसी जीवन में, किसी मनुष्य में नहीं घटित होता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में आता है। इसके बीच में आ गया, इसको कह रहे हैं भास। वही न्याय है, मन और वृत्ति के बीच में जब मनुष्य जी रहा है, उसके बीच में जो भी पहचान हुई, जो भी स्वीकार हुआ, वो भास है। तो भास अभी अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव की आंशिकता है वो। तो एक मनुष्य जिसको अनुभव हो गया है, वो बोलता है, वो जीता है, उसको देखकर एक आदमी जो भ्रमित है उसको भास हो जाता है, ये ठीक है मेरे से। तो ये हो रही है, जैसे व्यापक है, क्यों व्यापक है नहीं बोल पा रहा है आदमी, लेकिन वो मान ले रहा है ये फैला है। लेकिन एक दूसरा आदमी इसके तर्क दे पा रहा है, इसको आभास कह रहे हैं। तर्क दे पा रहा है, तर्क दे पा रहा है माने जैसे पारगामी है, जैसे जहां पर ये इकाई है, यहां पर हवा नहीं है, तो इसको जब मैं हिलाता हूं तो ये हवा के कणों को हटा देता है। उसी कारण हम पंखा चलाए हुए हैं। पंखा क्या करता है, हवा के कणों को धकेल के नीचे डाल दे रहा है, वो हम में आ रहा है, टकरा रहा है, तो हम खुश हो रहे हैं कि हवा आ रही है। तो जहां पंखा है वहां हवा के कण नहीं है ना, उसको हटा रहा है। लेकिन क्या ये हट रहा है तो क्या ये व्यापक वस्तु को हटा पा रहा है? दूसरे हवा के कणों को तो हटा रहा है, व्यापक को नहीं हटा पा रहा है। यदि व्यापक को हटाता तो व्यापक भी तेजी से गति करता है, हाँ, गति मिलती, क्रिया मिलती। तो ये व्यापक को नहीं हटा पा रहा है, इसी आधार पर यह समझ में आता है कि ये जहां पर है वहां व्यापक है ही है, तभी हटा नहीं पा रहा है। तो जहां इकाई है वहां भी व्यापक है, उसके चारों तरफ तो है ही, तो ये हटा नहीं पा रहा है। तो इसका नाम है पारगामी। जब तक ये चीज स्पष्ट नहीं होगी तब तक व्यापक नहीं हुआ। माने व्यापक का जो परिभाषा बना रहे हैं हर स्थान पे होना, वो नहीं होगा, इसके भीतर में नहीं है, फिर तो वो व्यापक नहीं हुआ। व्यापक कौन सी चीज है? जो हर जगह पर है, इसके अंदर भी हो, हर चीज के अंदर भी मिलेगा। तो ये इतना कोई बोल दे रहा है तो बोलेंगे उसको आभास हो गया। अब वो तर्क दे पा रहा है, तर्क पूर्वक समझ गया। तो इससे ऊपर की स्थिति है, तो ये भी जानने की थोड़ी आंशिकता हुई, पहले से थोड़ा अधिक हुआ। इससे ऊपर भी कोई स्थिति होती है और इससे ऊपर भी कोई स्थिति होती है, तो इसको प्रतीति कहते हैं। तो न्याय का भास कैसे होता है? किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने के बाद हमको अच्छा लगता है, वो आदमी हमसे अच्छा बात किया, हमको अच्छा लगा। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। खाना खिलाया? नहीं खिलाया। पानी पिलाया? नहीं पिलाया। बात किया, हम खुश हो जाते। ये जो भास है, जो मन और वृत्ति के बीच में, इन दो के बीच में होता है, कोई भी भाव या विचार,
इसमें तो विश्लेषण हो ही है ना उसका। तो एक विश्लेषण हो गया, किसी चीज का कर रहे हैं तो तर्कपूर्ण तरीके से तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जी, इसीलिए तो दे रहे हैं तर्क। लेकिन ये तर्क मध्य दर्शन से आया, इसके पहले ये जो स्पेस को पारगामी नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली व्यापक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जैसे भास है, तो भास को आपने बोला है कि ये मन और वृत्ति के बीच में है। का मतलब हम जो है वो मन और वृत्ति में तक जा रहे हैं, वृत्ति तक जा रहे हैं। तो वृत्ति में जो है वो विश्लेषण भी हो रहा है, विचार विश्लेषण। यहाँ पे कोई तर्क नहीं है, बहुत थोड़ा, विश्लेषण में तर्क नहीं होता है, बहुत थोड़ा, कम है। हाँ, बहुत थोड़ा। कोई मानव जो है, अब कोई मानव को आप उठा के देखेंगे विचार शून्य है, मुश्किल है मिलना, है ना, थोड़ा सा तो है ही। तो इस लेवल पे थोड़ा सा है, इस लेवल पे तर्क लगभग पूरा हो गया है। तर्क से जहां तक हो सकता है वो यहां पूरा हो गया। जैसे न्याय को बोलेंगे, अब एक आदमी मेरे से अच्छे से व्यवहार किया, मुझे लगा अच्छा है, पता नहीं वो क्या किया, इसका नाम है भास। अब इसमें धोखा भी होता है, वही आदमी मुझे बाद में बेवकूफ बना लेता है, या मैं खुद जाके बेवकूफ बनने जाता हूं। जिसको भास नहीं हुआ कि अच्छा है, वो बेवकूफ उससे तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से तो भास होना जरूरी है कि अच्छा है, उसके बाद ही अच्छा होगा या बुरा होगा, जो होगा उसके पहले नहीं होगा। तो भास हुआ, न्याय का आभास होता है। तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, मेरा शोषण नहीं कर रहा है, मुझे जागृति की तरफ बढ़ा रहा है, इसके लिए मुझे तर्क लग जाता है, मेरे पास उसके लिए तर्क आ जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कह रहे हैं, उसने मेरे साथ न्याय किया, शोषण नहीं किया, इसको हम कह रहे हैं आभास हुआ। प्रतीति में तर्क से अधिक कोई चीज हमको मिल जाती है जिसको हम कह रहे हैं मूल्य। प्रतीति में केवल आभास में तर्क है, इसमें कोई मूल्य मिल जाता है, और उस समय कोई चीज तर्क में फिट नहीं बैठता है तो भी हम मूल्य को ऊपर मान लेते हैं, नहीं ये ठीक है। लोग हमको उल्टा तर्क देते हैं, देखो उसने तुमको ऐसा बुद्धू बनाया, तुमको ऐसा बुद्धू बनाया, नहीं नहीं। तो प्रतीति में भी भ्रम की संभावना तो है ही, और इसके बाद अनुभव है। तो अब यदि हम जानना बोलेंगे तो जानना तो स्टार्ट होगा भास से ही। एक मिनट, प्रकृति में भ्रम की कैसे होगी, क्योंकि जहाँ चिंतन की बात आती है तो वो तो चित्रण में चिंतन, तो चिंतन तो नहीं, मुझे लगता है मूल्यों का अनुभव है, मुझे लगता है कि मूल्यों की प्रतीति हो रही है मुझे, लेकिन हो सकता है नहीं हुआ है, मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना। एक व्यक्ति पर मैं विश्वास कर रहा हूं, वो विश्वासी है या भ्रम है, ये मैं कहां से बोलूं। तो जीने के क्रम में ये पता नहीं लगता है कि मैं भास में हूं कि आभास में हूं कि प्रतीति में। ये एक व्यक्ति से नहीं होता है, जैसे मैं ठीक जी रहा हूं मुझे लगता है, लेकिन जब दूसरे आदमी से मिलता हूं वो बोल देता है गलत है, या 4 लोग बोल देते हैं सही या 2 लोग बोल देते हैं गलत है, तो अब मैं बहुमत को मानने लगता हूं, बहुमत जो बोल रहा है वो सही है। चिंतन प्रत्यावर्तन में आएगी, परावर्तन प्रत्यावर्तन, जो चित्रण की बात है, तो चित्रण और चिंतन ये प्रत्यावर्तन है। नहीं, चिंतन जो है प्रत्यावर्तन में, चित्रण जो है परावर्तन। लेफ्ट राइट यहाँ पर ऑर्डर उल्टा लिखा है, बोर्ड में ऑर्डर उल्टा है। आप जो यूजुअली देखेंगे चिंतन लेफ्ट को देखें, चित्रण राइट को देखें, इसलिए इनको भी लगा आभास करना तो चिंतन भैया ने प्रत्यावर्तन राइट को लिखा, परावर्तन लेफ्ट को लिखा है। बुक्स में आपको चिंतन इन दोनों को साथ में लिख दिया ताकि ऊपर परावर्तन प्रत्यावर्तन लिखने से ठीक हो जाए। से इतना अंतर हो गया। ये तो साक्षात्कार के प्रकृति के अंतरिणाम, मतलब प्रकृति के बाद वाला। साक्षात्कार और प्रतीति एक ही शब्द है। तो फिर साक्षात्कार में तुम बोलते कि मूल्यों का साक्षात्कार हुआ,
प्रतीति इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? वही तो, इसलिए आखिरी बात प्रमाण में आकर रुकती है। ये उससे ज्यादा सॉलिड है लेकिन अभी भी 100% नहीं। ये भी कुछ बताता है पर इससे ज्यादा ठोस ये है, इससे ज्यादा ठोस ये है, इससे ज्यादा ठोस या कंप्लीट अनुभव है। साक्षात्कार भी अपने को लगा हो गया, लेकिन हो सकता है। हाँ, अब साक्षात्कार के लिए एक वस्तु नहीं है, 50 है, उसमें से एक का हुआ, 50 का नहीं हुआ, 49 का नहीं हुआ, वो भी एक स्टेटस बनता है। जो हुआ वो भी कैसे माने कि वो हाँ हुआ? वही तो, ये 50 होने के बाद ही कंफर्म होगा फिर तो मुझे अभी भी मैटर देना एक चीज। ये 4 शब्द एक ही अर्थ हैं। है ना? ये क्या है? चित्त जब बुद्धि को पहचानता है तो वो प्रक्रिया है। इसको और दूसरी भाषा में भी लिखा हुआ है, चित्त जब बुद्धि को पहचान रहा है। प्रत्यावर्तन क्रिया है, ये थोड़ा मुझे बड़ा कंफ्यूज होता है, मुझे क्लियर है नहीं ये प्रत्यावर्तन। परावर्तन चूंकि एक साइंस का वर्ड है, थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन है, जो बाहर की तरफ आ रहा है, व्यवहार में आ रहा है, तो वो तो परावर्तन समझ में आता है। तो प्रत्यावर्तन मैं जितना समझा हूँ कि जो नीचे वाला डोमेन है, जब ऊपर वाले डोमेन के कंट्रोल में वो आ जाता है तो वो प्रत्यावर्तन हो गया उसका, ऐसा मैंने अभी तक समझा। ठीक है, बहुत मोटा एक उदाहरण देता हूँ, प्रकृति नहीं बन पाती है। बहुत मोटा उदाहरण जो सबको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने मिठाई खाई तो मुझे मीठा लगा, तो मीठा, खट्टा, कड़वा ये है आस्वादन। पर मीठा मुझे प्रिय होगा या अप्रिय होगा ये अलग एक घटना है। मीठा सबको पता है, लेकिन किसी को मीठा प्रिय है, किसी को मीठा बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो पहले तो ये 6 स्वाद आए, ये आस्वादन कहलाए। इसके अगले स्तर पर इसका फिर से जो प्रोसेसिंग हुआ उसको प्रिय या हित या लाभ ऐसा करके और आगे होगा, तो ये फिर से एक बार प्रत्यावर्तन हुआ। तो फिर ये वृत्ति के स्तर पर हुआ। तो मन के स्तर पर जो प्रत्यावर्तन हो रहा है उसका नाम आस्वादन कह रहे हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा इतना ही कहेंगे। वृत्ति के स्तर पर ये जो होगा उसको बोलेंगे प्रिय है, हित है। जैसे छोटे बच्चे को आप बोलो मिठाई अच्छी चीज नहीं है, टॉफी बेटा अच्छी चीज नहीं है, वो बोलेगा टॉफी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो टॉफी लेके मुंह में डालेगा, बोलता रहेगा टॉफी अच्छी चीज नहीं, पर उसको टॉफी अच्छा लग रहा है ना। माने प्रिय उसको हम बता नहीं रहे हैं, उसको खुद से आ रहा है कि ये प्रिय है। हम उसको कितना भी समझा रहे हैं हित हित हित, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रिय के पीछे पागल है। अब वो हित सोच ही नहीं सकता। इंफॉर्मेशन के तौर पे है सब। हाँ, लेकिन खुद का कब आता है? जब उसको 2-4 बार पानी में भीगेगा तब वो लगेगा नहीं भैया मजा नहीं आ रहा है, उसमें मेरे को ज्यादा लंबा आता है। तो प्रिय तो एकदम जल्दी समझ में आता है, हित के लिए थोड़ा समय लगता है। इसके लिए कुछ परंपरा का इनपुट है। माँ बच्चे को पहले से बताते रहती है, पिता बताते रहते हैं कि बेटा मत भीग, बुखार आएगा बुखार आएगा। उसको 2-4 बार आ जाता है तो वो उसको बोलता है कि नहीं पिताजी माँ बोलते हैं भाई मत भीगो। तो फिर वो हित धीरे धीरे पहचानना शुरू करेगा। तो ये परंपरा विधि से आ रहा है हित, या लंबे एक्सपीरियंस में आ रहा है। वैसे लाभ, छोटे बच्चे को पैसा दो और रुपया दो, वो पैसा लेता था। हमारे समय में तो हम पैसा लेते थे, भारी होता था। आजकल के बच्चे समझ गए होंगे तो पता। तो थोड़े दिनों के बाद समझ में आता है कि ये नोट में ज्यादा टॉफी आएगा, ये नोट में कम टॉफी आएगा, तो उसको वो लाभ मानता है। तो लाभ के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। लाभ क्या है? तो एक प्रकार का ये समाज को देख के समझ लेता है कि ये कम दिया मैंने ज्यादा पा लिया, तो ये प्रत्यावर्तन। तो जो पहले आस्वादन हो रहा है वही आगे जाके प्रोसेस हो रहा है। आस्वादन का ही फिर आस्वादन हुआ नहीं है तो प्रिय भी समझ में नहीं आएगा उसको। तो पहले स्टेज पर मन में हुआ वही चीज आगे जाके और स्पष्ट होगी, जिसको बोलेंगे हम
प्रिय या हित या लाभ या न्याय या धर्म सत्य। उसके बाद न्याय धर्म सत्य और अगले स्तर पर चला जाएगा, वहां जाके मूल्यों के रूप में स्पष्ट होगा, जिसको अपन न्याय बोलेंगे या धर्म बोलेंगे। उसके बाद और अगले ऊपर में कुछ चीजें और चली जाएगी जो आत्मबोध या अनुभव के रूप में आएगी। ये प्रक्रिया है। तो ये चारों शब्द जो हैं एक ही अर्थ में है। कई जगह अवधारणा है, कई जगह प्रतीति है, कई जगह उसको साक्षात्कार भी बोल रहे हैं, कई जगह अध्ययन बोध भी बोले हैं, और कई जगह बोध भी आ गया है। जैसे आप बुद्धि की क्रिया को इसमें देखेंगे, बोध लिखा हुआ है। बोध में 2 क्रिया लिखी हुई है। जैसे 40 नंबर के पेज को, इसमें 40 है, 40 नंबर के पेज को खोलिए, देखिए प्रथम परिवेश लिखा हुआ है, उसके बाजू में बुद्धि लिखा हुआ है, बुद्धि के बाजू में लेफ्ट साइड में बोध लिखा हुआ है। बोध के 2 भाग है, आनंद और अस्तित्व। जीवन, जागृत जीवन के 122 आचरण एक पुस्तक में 140 पेज में है ना? हाँ ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? बुद्धि, बुद्धि के बाजू में बोध लिखा है। बोध में दोनों चीजें आ जा रही है, आनंद और अस्तित्व। तो ये अस्तित्व जो है अध्ययन बोध है, और आनंद जो है ये अनुभव बोध है। ये आगे जाके यहां पर जब अपन पाठ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसी जो अस्तित्व को आनंद बोध भी अस्तित्व बोध, अध्ययन बोध भी कह रहे हैं, इसको अस्तित्व भी कह रहे हैं, इसी को अवधारणा भी कह रहे हैं। अवधारणा बोध भी कई जगह कहा गया है, कई जगह अध्ययन बोध भी कहा गया है, कई जगह साक्षात्कार कहा गया है, कई जगह प्रतीति कहा गया है। तो ये शब्द सभी एक अर्थ में। देखिए निधिध्यासन केवल एक बार पूरे दर्शन में बाबा जी ने केवल एक बार लिखा हुआ है, अभ्यास दर्शन में केवल एक बार, है ना? और इसको केवल उसको उससे ये कर रहे हैं। तो इसको जो प्रतीति, अब ये सब एक पॉइंट नहीं है, जिसको साक्षात्कार एक पॉइंट नहीं है। साक्षात्कार एक जगह से स्टार्ट हो रहा है और ये कई वर्षों तक चल रहा है। एक यदि आदमी के अध्ययन के स्थिति को देखेंगे, कई वर्षों का है ये। तो पहले स्टेज से स्टार्ट हुआ और एक स्टेज में पूरा हुआ। तो निधिध्यासन क्या है? हमारे पास वो स्वीकृतियां बन गई जो निरंतर रहेगी, जो निरंतर रहती है, मतलब फाइनल स्वीकृतियां। उसका जो मिनिमम स्टेज है, जैसे भास को हम क्या बोलेंगे? व्यापक का भास तो पहले ही हो जाता है। तो अनुभव में किसी को यह नहीं लगता कि मैं कोई नया चीज देखा, उसको यही लगता है कि ये तो है ही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कोई चीज की नया आता है, वो तो पहले करते हुए आ रहा है। हर दिन वो स्पष्ट हो रहा है। पहले भास हो जा रहा है तो भास में कुछ तो स्वीकार लिया, उसी चीज को और स्पष्टता आ गई, आभास हो गया। तो अनुभव में नया कुछ नहीं आ रहा है, क्रम से होते हुए आ रहा है, इसीलिए उसमें और पक्की चीज बन रही है। जैसे कोई भी आदमी को सोचो, मैं खुद छोटे में सोचता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, कल्पना करता था। कल्पना करते समय अपने आप को जीवित मान रहा हूं मैं। छोटा बच्चा है, वो कल्पना करता है कि मैं मर गया, उस समय अपने आप को जीवित रख के उसको देखता है, विजुअलाइज करता है। अपने को जीवित रख के ही कल्पना कर पा रहा है ना, तो अपने आप को मरा कल्पना ही नहीं कर पाते बनता है। मरा कल्पना करते हैं तो हम देखते रहते हैं, हमारे कहां फिर हो? जब मैं कल्पना में देख रहा हूं सब मरे में जीवित तो हूं, तो मरे को हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। सच बात तो ये, क्योंकि मरना होता ही नहीं है। हम जब मरने की कल्पना कर रहे हैं तो हम ऐसा एक चित्र देख रहे हैं कि मृत्यु हो गई है, शरीर पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, तो उस समय तो मैं जीवित होकर कल्पना कर रहा हूं, तो मरे की कल्पना नहीं हो रही। दो चीजें देखी, एक तो कई बार मैं ऐसा भी देखा, मतलब कल्पना में भी किया, तो मैं मर के खड़ा हूँ और उसी को मैं खुद देख रहा हूँ। वही तो बात है ना, हम तो जीवित होकर ही मरे हुए कल्पना कर रहे हैं ना।
तो मैं तो हूं, मैं बना हुआ हूं, ये रहेगा, ये नहीं जाता। तो ये जो चीज है मैं अमर हूं, इसका ये भास है, जीवन अमर है, इसका ये भास है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये खत्म हो गया तो जागृति ही नहीं होगी मनुष्य। इसी की धीरे धीरे पुष्टि होती जाती है, और पक्का और पक्का और पक्का में एक समय हो जाता है कि मैं निरंतर हूं। उसका नाम साक्षात्कार हो गया। जीवन है ये स्वीकार हो गया, मैं निरंतर हूं। लेकिन अभी अनुभव और बचा है। अच्छा, जब मैं इस जगह पहुंच जाता हूं कि मैं निरंतर हूं, उस समय मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ अपने निरंतरता को नहीं स्वीकारूंगा। जैसे मैं दुखी हूं, उस स्टेटस की मैं निरंतरता नहीं चाहूंगा, तो दुखी स्टेटस में निरंतरता स्वीकार ही नहीं होगी। तो सुख का कोई एक हायर स्टेज आने पर निरंतरता स्वीकार होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। हम ही नहीं स्वीकारेंगे ना उस दुख को। जो दुख है उसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। वो समय छोटा से छोटा हो ये कोशिश करते हैं। इसलिए दुख की स्थिति में अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा भाई। सुख की स्थिति में अनुभव होगा। सुख होने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सुख होता जाएगा, हम अपने आप को ही स्वीकारते जाएंगे। दुख का मतलब क्या? मैं अपने आप को नहीं स्वीकार रहा हूं, मैं अपने विचारों को नहीं स्वीकार रहा हूं, मैं अपने कर्मों को नहीं स्वीकार रहा हूं, मैं अपनी स्वीकृतियों को नहीं स्वीकार रहा हूं। मैंने जो चीज मान लिया है मैं उससे परहेज कर रहा हूं, वो मुझे तकलीफ दे रही। यही तो दुख है ना। जैसे मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरे भाई बहुत गंदा आदमी। भाई गंदा हो ये दोनों चीज मुझे नहीं स्वीकार होता। या फिर भाई है या फिर गंदा है, दोनों एक साथ नहीं स्वीकार होता। होता है क्या? आप बताइए। तो जैसे ही ये नेगेटिव प्रकार की, विपरीत प्रकार की चीजें हम स्वीकारे हुए हैं, तो हम अपने आप को अस्वीकारने लगते हैं। इसी का नाम है मन और वृत्ति में विरोध, या वृत्ति और चित्त में विरोध, चित्त और बुद्धि, ये सब होता है। तो इसको दूर करेंगे तभी निरंतरता स्वीकार होगा। इसको बना के रखेंगे कभी भी निरंतरता स्वीकार नहीं होगा। कौन स्वीकारेगा अपने कठिन चीज को या नेगेटिव चीज को? नहीं स्वीकार सकता। ऐसे भी कहते हैं। एक मिनट ये फिनिश अगर कर लें तो अवधारणा, मतलब साक्षात्कार का बैंड हुआ, अवधारणा, फिर एक लाइन निधिध्यासन और फिर ऊपर आत्मबोध। भाई देखो, निधिध्यासन यदि परिभाषा में देखेंगे, स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां से होगा? अनुभव को एंड बोलेंगे। स्टार्ट कहां से होगा? वो स्वीकृतियां जो निरंतर बन गई है, चाहे वो मनन के स्टेज में ही बन गई हो। मनन के स्टेज में ही बन जाता है कि जीवन है, मैं निरंतर हूं। कि तो मनन के स्टेज में नहीं बनेगा तो साक्षात्कार थोड़ी ना होगा। पर भैया स्वीकृति तो फिर बोध के लेवल की है ना। भैया बताया ना कि मैं अमर हूं, ये तो भास है ही है हर एक को। जीवन अमर है, उसका तो प्रभाव रहेगा ना भाई आखिरी तक। उसकी केवल पुष्टि होनी होती है। कोई भी व्यक्ति क्या स्वीकार लेता है कि मैं मर गया हूं? नहीं बनता। तो जीवन अमर है, उसका भास रहता है। उसके लिए दो चार तर्क और कुछ सूचनाएं मिल जाती है तो और थोड़ा हम खुश हो जाते हैं, तो जीवन अमर का आभास हो गया बोलेंगे। तो ये चीजें क्रम से हो रही है। हम यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे कि एक आदमी है जिसको भास ही नहीं है जीवन के अमरत्व का, उसको मैं अध्ययन कराऊंगा। नहीं होगा। ये मिनिमम है। जिसे लिखे हैं अनुभव दर्शन में कि मनुष्य में अजेयत्व और अमरत्व की कामना विद्यमान है। अजेयत्व माने मैं सही हूं। गलत है तो भी अपने आप को सही मानता है, तभी तो गलती करता है, नहीं तो करेगा कैसे? गलत होता है, जो हत्यारा है उस समय उसको सही मानता है तब करता है, नहीं तो नहीं मार पाएगा। ऐसा नहीं लगता कि एक विश्वास की यात्रा है? हाँ, उसी भाष्य कर रहे हैं
विश्वास बहुत कम है, और बढ़ते बढ़ते जो है जहाँ अनुभव में गए तो विश्वास की यात्रा उसी पे ऐसे कह रहे हैं, भास आभास प्रतीति अनुभव। तो वही एक चीज है जिस पर मैं हूं, मैं निरंतर हूं, ये सच्चाई है, इसका मुझे भास रहता है, इसका हर आदमी को भास रहता है। इसका आभास होने के लिए कुछ तर्क चाहिए होता है, इसकी प्रतीति होने के लिए जीने में कुछ चीजें चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। जीने के स्तर पर ही प्रतीति है। भैया एक चीज, जब पूर्ण स्वीकृतियां ही अवधारणा बोध है तो फिर प्रतीति में भ्रम नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ चीज पहले से ही है तो उसको मैं भास मानूं कि मुझे प्रतीति हो गया है मानूं। जैसे जीवन है, जीवन अमर है, हर एक में रहता है, मेरे में भी है, उसको मैं क्या मान लिया हूं? मैं भास को प्रतीति मान लेता हूं। प्रॉब्लम ये होती है ना, भास तो है ही है आदमी को, तो प्रतीति के लिए जीना चाहिए, नहीं तो प्रतीति नहीं है। आभास के लिए तर्क चाहिए। तर्क, कई लोग थोड़े तर्क में संतुष्ट हो जाते हैं, कई लोग ज्यादा में होते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा रेंज है ही है, और भास तो रहता ही है। अच्छा, आप जितने नेगेटिव वातावरण में रहते हैं आपको उतने ज्यादा तर्क चाहिए होगा, क्योंकि एक आदमी उससे एकदम विपरीत तर्क देगा, आपको तंग करेगा, आपको उतने ज्यादा तर्क चाहिए। अपने आप को ही तो विश्वास दिलाना होता है। मेरे विश्वास को आप आके डिस्टर्ब कर देते हो, आप कर देते हो, आप कर देते हो, तो मुझे ज्यादा तर्क लगता है। वो भी ये स्वयं पे विश्वास हो तो तब जरूर वही, और यदि अनुभव हो गया तो उन तर्कों को वो समाप्त करता है, उनको ही विश्वास दिला देता है कि नहीं नहीं यार मैं हूं। तो उसको होता क्या है, वो तर्क रुकता क्यों है? उसको खुद विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं अमर हूं, इसलिए मुंह लेके अपना चला जाता है। अपने अमरत्व को किसी अंश में स्वीकार लिया, उसके बाद वो बहस कैसे करेगा? बहस की ताकत क्या है? मैं अमर नहीं हूं, यही उसकी ताकत है। वो कभी आपने बोला कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, हमें भास होता है, फिर हम उसके व्यवहार, हम उसने कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया, फिर भी व्यवहार से, और हमें आभास भी हो रहा है, भास भी हो रहा है, प्रतीति भी हो रही है कि हाँ भाई अच्छा है। पर वही जैसे आपने कहा, दूसरा आता है, वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये तो ऐसा है, तुम तो ऐसे ही विश्वास कर लेते हो। हाँ। तो फिर उस समय क्या? उस समय हमारा हिल गया ना, तो हमको और कुछ प्रमाण चाहिए। अच्छा, कि मतलब एक जैसे मैं अपना ही, मुझे लग रहा है कि वो सही है, बिल्कुल विश्वास करने योग्य है, मुझे फील भी हो रहा है, पर दूसरा कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, तुम तो ऐसे ही हो, सब पे विश्वास वही करते तो हमारा फील होना बंद हो जाता है। नहीं, फील होना बंद नहीं होता, पर वो मतलब वो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, गड़बड़ होती है ना, तो वही तो हम दूसरे पर विश्वास बाद में कर पाएंगे, पहले अपने आप पर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बारे में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो 100% है, तो इसीलिए पहले स्वयं पर विश्वास होता है। इसमें एक और भी जो फील किया मैंने, जैसे मैंने अभी बोला, मुझे विश्वास है, मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे विश्वास है, और मैं तर्क के साथ उसको कह भी सकती। सामने से कोई आए, उन्होंने कुछ और एक प्रश्न लगा दिया उसको, जिसके सामने मेरे पास तर्क नहीं था, तो उस केस में क्या है, अब विश्वास तो नहीं रहता, लेकिन ये समझ में आता है कि इसका भी तर्क तो चाहिए था मुझे, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसको और जानना है, ये निकल गया। हाँ, वही तो कुछ चीजें तर्क से एक सीमा तक उत्तर है, उसके आगे तर्क काम नहीं करता, उसके आगे प्रतीति काम करता है ना। तो तर्क की एक सीमा है, तर्क से ऊपर भी चीजें हैं। ये जो भौतिकवाद तर्क से ऊपर किसी चीज को नहीं मानता है, यहां प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन भैया जीने में तभी संभव हो पाएगा जब तर्कों से मैं खुद को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं, जैसे एक बहुत मोटा उदाहरण देता हूं, कोई इकाई है, कोई वस्तु है, उसको साइंस कैसे पहचानता है? उस पर ये कोई प्रभाव छोड़ता है, वो प्रभाव वहां तक पहुंच के वापस आता है। यदि वो प्रभाव वापस आ गया तो मैं मानता हूं कि वहां तो कोई है पहले, और उस प्रभाव का एनालिसिस करके उस वस्तु को पहचानता हूं। लेकिन व्यापक को इस विधि से पहचान ही नहीं पा रहे। जो चीज पारगामी है
और जो चीज पारदर्शी है उसका एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री ही उस बाउंड्री मतलब उनके उसमें वो आया ही नहीं है। तो व्यापक को ये कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रूफ करने की बाउंड्री उनकी दूसरी है। तो साइंटिफिक विधि से व्यापक नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा, है ना। उन्होंने वो रखा ही नहीं है प्रावधान, उनका तर्क उसके नीचे से स्टार्ट होता है। जैसे मैं मजाक करता हूं, इसको कहता हूं कि कुछ है, मोबाइल है, इसको कहता हूं पेन है, इसको कहता है चश्मा है, बाकी चीज को कहता हूं कुछ नहीं है। मतलब इकाई को मैं कहता हूं कुछ, और इकाई के अलावा जो व्यापक है उसको कहता हूं कुछ नहीं। मैंने टर्म नाम दिया उसका, उसके होने को स्वीकारता हूं, कुछ नहीं है कहता हूं बाद में। मैंने उसको हम नहीं छोड़ पाते, उसके होने को, अस्तित्व को नहीं स्वीकार पा रहे हैं, लेकिन भाषा में नहीं बोल पा रहे, है ना। कुछ नहीं है में हम आके रुकते हैं, हाँ, है ना। अब ये भाषा का प्रॉब्लम है, बोलिए, ये भाषा की ब्यूटी है, उसको बोलना ही पड़ता है। जैसे भास, आभास, प्रतीति, अनुभव, ये अध्ययनगामी पूरी प्रक्रिया है। इसमें मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो जो आभास से प्रतीति वाला है, वहाँ पे अभ्यास का महत्व है, इसलिए वो कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास का है। तो जैसे कि क्या उसमें ये जरूरी है कि सारी स्वीकृति हो जाए, उसके बाद ही वो अभ्यास वाली प्रोसेस शुरू होगी? एक पहला ये मेरा है। दूसरा, कई बार ये होता है कि कुछ चीजें स्वीकार लिया परंतु अभी भी वो जीने में नहीं आ रहा है, तो वो क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं आ रहा है? मतलब ये क्या कोई संस्कार है ऐसे? देखिए, संस्कार तो है ही है, हम अभी जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पहले ये मानना पड़ेगा कि कोई जीरो नहीं है, मतलब भास के स्तर पर तो है ही है हर कोई, है ना। तो कोई आभास में भी होता होगा, तो वो वहां से ही स्टार्ट करता है ना। कोई प्रतीति में भी होता होगा। हम ऐसा कैसे मानेंगे कि हर आदमी इसी लेवल पे है? ये क्या हमको हक है? नहीं है ना। मैंने थोड़ा पहले मध्य दर्शन सुन लिया, इसीलिए आप लोग मेरे से कम हो, ये मानने का हक नहीं है ना मेरे को। संस्कार रूप में हो सकता है आप लोग हमसे बहुत आगे, छोटे बच्चे हैं, हो सकता है हमसे आगे। तो दोनों चीजें संभव है कि कोई अच्छाई को स्वीकार लेता है, कोई अच्छाई को स्वीकारता ही नहीं है। इसी को बोला गया है, जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, देखो उसका सुसंस्कार है, अच्छी बातों को स्वीकार ले रहा है, और एक व्यक्ति अच्छी बातों को नहीं स्वीकारता है। बाबा जी खुद कहते हैं कि उनको छुआछूत स्वीकार नहीं हुआ। उनके घर में बोले कि लकड़ी को भी धो के किचन के अंदर ले जाते थे। दूसरा कोई भी काटा है तो फिर वो उसको धोएंगे, थोड़ा पानी छींट के शुद्ध करेंगे, फिर वो किचन के अंदर जाएगा। लेकिन उनको वो छुआछूत स्वीकार नहीं हुआ, श्रम पहले दिन से स्वीकार हो गया। तो क्यों हुआ? अब कोई संस्कार हुआ। एक घटना बताते हैं कि इनकी बाबा जी की शादी की बातचीत चली, तो इन्होंने बोला हमको विवाह नहीं करना है। तो लोगों ने थोड़ा समझाया बुझाया, नहीं माने ये। तो नहीं माने तो फिर आखिरी में जाओ गुरुजी से पूछ लो। गुरुजी माने श्रृंगेरी के शंकराचार्य, उनके पास गए तो उन्होंने जाते ही साथ बोल दिया कि तुमको गृहस्थ आश्रम में रह के भजन करना है। मौका ही नहीं दिया। तो अभी क्या करें? तो बोले 1 साल के लिए काशी चले जाओ और ऐसा ऐसा एक मंत्र बताया, उसका जप करो। तो वहां से वो घर नहीं गए, वहां से सीधा काशी। एक टेलीग्राम कर दिए कि गुरुजी की आज्ञा से 1 साल के लिए काशी जाता। तो वहां जाने के बाद बोले कि एक सिलाई की मशीन लिया और वहां हमने सिलाई शुरू किया। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि आपके मन में क्यों आया सिलाई करने का? तो बोले हमने सोचा कि गुरुजी ने तो हमको ये नहीं बोला कि मांग के खाना है। तो मैंने बोला गुरुजी ने तो ये भी तो नहीं बोला कि श्रम करके खाओ। मैंने पूछा उनसे, तो बोले ये हमारा संस्कार है, क्या करेंगे? तो कुछ चीज देखिए, गुरुजी की बात को वो अपनी तरीके से मोड़ सकते थे उन दिनों कि गुरुजी ने तो कमाने नहीं बोला है भाई, मांग के खा लो।
पर उनका खुद का भी कोई चीज काम किया। तो गुरुजी की बातों में इतनी जगह रहती ही है हमेशा कि हम अपना और हम लोग उसी का फायदा उठा के चल रहे हैं। जो पहला वाला था कि ये जरूरी है कि आभास वाला जो है मतलब पूरा स्वीकृत हो जाएगा तर्क को, फिर ही प्रतीति के लेवल पे जा सकते हैं कि जितना जितना समझ में आता जाता है, जितनी जितनी स्वीकृति बनती जाती है, उतना उतना वो जो प्रतीति वाला है उसमें हम जा पाते हैं। मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, जैसे बाबा जी को अनुभव हो गया, उन्होंने कम तर्क लिखा, कोई नया आदमी ने नया प्रतितर्क दिया तो उन्होंने नए तर्क दिए, आवश्यकता अनुसार वो तर्क देते गए, है ना। ये है उत्तर। पहले से सारे तर्कों को वो सोच के बैठे ऐसा नहीं है, दिख जाने के बाद तर्क अपने आप आता है। एक बार मैं बलिया गया था, वहां लोग चर्चा चल रही थी, मैं शिविर ले रहा था, बाबा जी बाजू में बैठे हुए थे, तो लोग व्यापक के बारे में पूछ रहे थे। उन दिनों मुझे ऐसा लगता था कि मैं फंस जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ के ये कर देंगे, निरुत्तर कर देंगे, ऐसा जगह आ जाएगा, डर लगता रहता था। उस दिन अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उत्तर नहीं दे पाया, इसका ये मीनिंग नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आया। लोग संतुष्ट होना एक अलग मुद्दा है, लोग संतुष्ट नहीं होना एक अलग मुद्दा है, मुझे समझ में आया ये एक अलग एक मुद्दा है। तो उस दिन से मुझे बड़ी राहत मिली कि लोग मेरी बात मानना जरूरी नहीं है, नहीं माने तो भी चलता है। तो वो कोई अपने आप का विश्वास है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते बोलते करते करते आती है, हम जो सुनते हैं उसमें नहीं होता है। तो लोगों ने पूछा, बाबा जी ने अलग तरीके से बताया, दूसरा आदमी ने पूछा, अलग तरीके से बताया। तो हर समय वो नया तर्क दे सकते हैं, क्योंकि तर्क जैसे वस्तु प्रतीति है वो तो तर्क से ऊपर है ना, तो प्रतीति वाला नए नए तर्क बना सकता है। तो तर्क से प्रतीति तक पहुंचना मुश्किल है, प्रतीति से तर्क बहुत आसान है। लेकिन जो हमारी प्रक्रिया है, हमको नीचे से ऊपर जाना होता है, तो उसमें किसी को स्वीकार करना होता है। जैसे मान लीजिए बाबा जी को अनुभव हो गया है, मेरे को तो पता नहीं चलता ना, मैं कहां तक देख सकूंगा, मैं जहां तक हूं या उससे नीचे, उससे ऊपर वाले को तो नहीं देख सकता ना। तो होता क्या है, यही पता लगता है कि हमसे अधिक से अधिक इतना ही पता लगता है, कितना अधिक है कभी भी पता नहीं लगता। तो हमसे अधिक है, यही एक प्रेरणा बनती है। और कई बार हम उस प्रेरणा को स्वीकार पाते हैं, कई बार नहीं पाते। दोनों प्रॉब्लम है, भ्रमित अवस्था में दोनों प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि नहीं हमसे कम है, कई बार लगता है नहीं हमसे ज्यादा है। हमसे ज्यादा में भी धोखा हो जाता है कई बार हमसे ज्यादा होता है लेकिन हम नहीं ना मान पाते, ये भी होता है। बाबा जी को लोग नहीं मान पाए, मैं देखा हूं। दोनों चीजें होती है, इसी का नाम तो है भ्रमित। सही को सही नहीं स्वीकार करना या गलत को गलत नहीं स्वीकार पाना, दोनों होता है।